एक सुबह सॉलिड हैंगओवर के साथ उठा। बीती रात को एक फिल्म का शेड्यूल ख़त्म हुआ था और रात को उसकी ही रैप पार्टी में ज़्यादा पी ली थी। कमरे की खिड़की से आती सूरज की किरणों से आँखों ने एडजस्ट किया तो वहीं उसके नीचे मेरा बैकपैक मुझे देख रहा था और मैं उसे पिछले 5 सालों से मैं और मेरा बैकपैक इंडिया की काफ़ी सारी जगह घूम के आ चुके थे। तो आज शायद मेरे बैकपैक को पता लग गया था कि मेरे बैंक में कुछ पैसे आ चुके हैं, तो वो एक टक मुझे देखता जा रहा था। तो बस उठकर मैंने बैकपैक में कुछ कपड़े ढूंसे और नहा धोकर बैकपैक उठाकर ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। अभी भी हल्का फुल्का हैंगओवर तो था ही। सामने प्लेटफॉर्म पर कलकत्ता जाने की गीतांजलि एक्सप्रेस खड़ी दिखी तो जल्दी से करंट टिकट खरीद कर उस पर चढ़ गया। अभी स्मार्टफोन के आने से पहले का टाइम चल रहा था, तो अपने नोकिया के फ़ोन को मैंने अपनी कार्गो शॉर्ट्स की जेब में डाला और ट्रेन के दरवाजे पर अपने बैकपैक के सहारे बैठ गया। ट्रेन में मुझे हमेशा दरवाजे पर बैठकर बाहर के चेंजिंग लैंडस्केप्स को निहारने में मज़ा आता था, और वैसे भी हर कोई 2 घंटे के बाद बदलती मिट्टी एक अलग ही नशे की सुगंध देती थी। इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो टिकट चेकर ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर एक बर्थ दे दी, लेकिन मैं दरवाजे पर मुंशी प्रेमचंद की गोदान किताब लेकर बैठ गया और पढ़ने लगा। कलकत्ते की ट्रेन में मैं बैठ तो गया था, लेकिन अभी कोई मंजिल तय नहीं की थी। अब आगे पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कौन सी नई फिल्म बनने वाली है। फिर बस ऐसे ही किताब पढ़ते पढ़ते और रिलैक्स करते करते रात को अपनी साइड बर्थ पर जाकर अपने बैकपैक को तकिया बनाकर सो गया। कोई सुबह 5 बजे आँख खुली तो बर्थ से दरवाजे पर जाकर खड़ा होकर सूरज की उभरती लालिमा के मज़े लेने लगा। पीछे से चाय चाय की आवाज़ आई तो 2 रुपये देकर 1 कप चाय और कोई लोकल बिस्किट ले लिए। वहीं दरवाजे के सारे खड़ा होकर बिस्किट चाय में डुबो कर खाता रहा और बाहर की आती ठंडी हवा मेरे बालों को सहलाती रही। थोड़ी ही देर में ट्रेन स्लो होने लगी। सामने के कुछ नज़ारे चेंज होने लगे। एक लंबी और ऊंची सी तारों की बाढ़ सी गुजरने लगी। फिर एक मिलिट्री के मचान भी आई जिस पर हथियार लिए एक आर्मी का जवान खड़ा था, और थोड़ा आगे जाकर एक और मचान पास हुई जिस पर एक और जवान खड़ा था। मैंने ऐसी मचान पुणे के आर्मी कंटोनमेंट एरिया में देखी थी, तो मुझे लगा शायद कोई आर्मी कंटोनमेंट एरिया होगा। कुछ देर बाद धीरे धीरे चलते चलते ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुक गई। ये इसका शेड्यूल स्टॉप नहीं लग रहा था, क्योंकि ट्रेन में किसी के भी उतरने की हरकत नहीं हुई थी। चाय का कप लेकर मैं स्टेशन पर कूद गया और खाली कप सामने के टूटे हुए कूड़ेदान में डाल दिया। स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग के पीछे कुछ दूर बाद छोटे मोटे घर दिख रहे थे। शायद उसके आगे कोई गांव था। प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे चला तो मैंने स्टेशन का नाम पढ़ा, हनुमानगढ़, इंग्लिश में लिखा था, और उसके नीचे साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी लिखा था। अब वो तमिल थी या तेलुगु मुझे पता नहीं, लेकिन ट्रेन आंध्र प्रदेश में से जा रही थी तो मैंने एज्यूम कर लिया कि तेलुगु ही होगी। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़, एक साइकिल की घंटी और सुकून वाली हवा ने मुझे चुपके से कहा, यहीं उतर जा। बस फिर क्या था, अपनी बर्थ पर जाकर अपना बैकपैक ले आया और स्टेशन पर वापस कूद गया। लेकिन कूदने पर मेरे बैग की एक तनी दरवाजे के हैंडल में अटक गई, और इधर मेरे नीचे उतरते ही ट्रेन की सीटी बजी और चल पड़ी। जल्दी से मैंने बैग की तनी निकाली और बैग को ठीक करके स्टेशन की छोटी सी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा, और मेरे पीछे ट्रेन मुझ अकेले को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आगे अपने गंतव्य की तरफ चल दी। मैं मुस्कुराते हुए स्टेशन के बाहर कदम बढ़ा रहा था कि मेरे बैकपैक की तनी फिर से एक साइड के छोटे से खंभे में अटक गई। मैंने फिर से उसे निकाला और बैग को टाइटली अपनी पीठ पर बांध लिया, और तभी मैं स्टेशन के बाहर अपना कदम रखने ही वाला था कि बिल्डिंग में से सादी वर्दी पहने एक 5 फुट 2 इंच का और कोई 90 किलो का सरकारी कर्मचारी चिल्लाता हुआ मेरी तरफ आया। वो ज़ोर ज़ोर से मुझे कुछ बोल रहा था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि तेलुगु मुझे आती नहीं थी
और वो बोलता ही जा रहा था और मुझे तेलुगु फिल्म की कॉमेडियन की याद आ रही थी। नाम तो मुझे पता नहीं था और वो काफ़ी सारी मूवीज़ में एज कॉमेडियन दिख जाते थे। उनको देख मुझे हंसी भी आ रही थी जो मैं कंट्रोल कर रहा था। और बोलते बोलते वो मेरे पास आके खड़े हो गए और उनके इशारे और बोलने के तरीके से लग रहा था कि वो कह रहे हैं जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और मैं सोच रहा था जाओ मतलब क्या, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर जब बोलते बोलते वो थक गया और बीच में उसने सांस ली तो मैंने कहा होटल, गेस्ट हाउस, यू नो एनी होटल, गेस्ट हाउस, होटल होटल। और मैं इशारे भी कर रहा हूँ साथ साथ में, होटल गेस्ट हाउस, होटल गेस्ट हाउस। अब मेरी इंग्लिश और उसकी तेलुगु, वो मुझे कुछ समझाए और मैं और कुछ पूछूं, लेकिन बात नहीं बनी। मैंने स्माइल किया और स्टेशन के बाहर कदम रख दिया। ये कदम ऐसा था जैसे कोई नई ब्याही पराये घर जाती है और इस दुल्हन को पता नहीं किस टाइप के घर में जा रही है। बाहर नज़ारा देखा तो सुनसान टाइप का था। मौसम खुश्क था और लग रहा था कि कुछ घंटों में गर्मी शायद बढ़ जाएगी। वहीं स्टेशन के बाहर कोई 2 साइकिल साइड पर खड़ी थी और मुझे दूर वही छोटे झोंपड़ी नुमा घर दिख रहे थे। मैं साइकिल के पास जाकर खड़ा हो गया और वो स्टेशन मास्टर कुछ बोलते बोलते साथ वाले पत्थर पर बैठ गया। इतनी देर में पीछे की झाड़ियों में से 2 आदमी बाहर चलकर आए। दोनों ने सफ़ेद रंग की लुंगी और शर्ट पहनी थी। उन दोनों ने मुझे नोटिस किया, फिर मुझे घूरते रहे और उनके बढ़ते कदम मेरे पास आकर रुक गए और मुझे अजीब तरह से देखने लगे। मैंने पहल की और चुप्पी तोड़ते हुए नमस्ते किया और स्माइल करते हुए पूछा, डू यू नो एनी होटल और गेस्ट हाउस, होटल होटल गेस्ट हाउस। दोनों ने मेरी शक्ल देखी और उनमें से एक ज़ोर से हंसने लगा। फिर हंसते हंसते तेलुगु में कुछ अपने साथी से बोला तो उसके साथ का आदमी भी हंसा और मेरे पीछे बैठा सरकारी कर्मचारी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कहा, नो होटल। फिर उसके साथी ने तेलुगु में कुछ बोला और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया, जैसे बोल रहा हो होटल नहीं, गर्दन कटेगी। अब यहाँ मेरी स्माइल चली गई और वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो जिस आदमी को मेरी थोड़ी बात समझ आई वो आगे आया और अपनी टूटी इंग्लिश में बोला, होटल नो, गेस्ट हाउस नो, बुलेट यस, यू गो आर यू बुलेट। मैंने फिर इधर उधर देखा, फिर स्टेशन को देखा जहाँ प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। मैं फिर उनकी तरफ मुड़ा। मैंने कहा, गो वेयर, ट्रेन नो। उसने फिर तेलुगु में कुछ कहा और वो सब हंसने लगे। मेरी फट रही थी और ये हंस रहे थे। उसने फिर बोला, ट्रेन कल जाएगा, यू वेरी प्रॉब्लम। और साथ में तेलुगु में भी कुछ कहा। वो लोग फिर हंसे। मैंने कहा, व्हाट प्रॉब्लम, वाई बुलेट। उसने कहा, हेयर कुरमानी रेड्डी अन्ना नेक्सल होती, ही लुक यू फायर यू एंड यू मर जाती। मुझे नेक्सल वर्ड समझ आ गया और मुझे पता था आंध्रा के कुछ एरिया में नेक्सल एक्टिव है। मैंने तो स्टेशन का नाम हनुमानगढ़ पढ़ा था। सोचा हनुमान जी का इशारा है, यहाँ उतर जा। अब समझ आया कि वो कह रहे थे, बेटा मेरा नाम ले और ट्रेन पर चढ़ जा, नीचे ना उतर। और मेरे बैकपैक ने भी यही कहा था जब दरवाजे की कुंडी में अटका था और मैं मंदबुद्धि अपनी यार की बात नहीं समझा। अब मैं चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर उधर देखा तो सोचा स्टेशन पर रात गुजार लूँगा। तो मैं बोल उठा और हाथ से इशारे भी करने लगा कि उन्हें समझ आ जाए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आई स्टे इन स्टेशन, टुमारो आई गो। उसने फिर तेलुगु में कुछ कहा और तीनों फिर से हंसने लगे। अब मुझे लगने लगा था कि इन लोगों को मेरी शक्ल में एक अच्छा टाइम पास मिल गया और कहीं ये मेरी टांग तो नहीं खींच रहे। फिर उसने जवाब दिया, स्टेशन नो, हेयर नाइट वेरी डेंजर। फिर तीनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ आपस में बात की और फिर वो बोला, यू कम माई हाउस, विलेज। उसने इशारे से बोला विलेज। अब यहाँ पर मेरे अंदर कन्फ्यूजन का माउंट एवरेस्ट खड़ा हो चुका था कि ये हेल्प कर रहा है या मुझे अपने रेड्डी के पास रेडीमेड बनाकर सर्व करने के लिए ले जा रहा है। लो रेड्डी अन्ना, शूटिंग प्रैक्टिस कर लो। वो तीनों मेरी तरफ देख रहे थे और मेरे दिमाग में शूटिंग प्रैक्टिस चल रही थी।
और फिर मेरे पीछे से सरकारी आदमी ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखा और तेलुगु में प्यार से कुछ कहा और इशारे किए कि इसके साथ चला जा। सरकारी आदमी की बात में मुझे प्यार महसूस हुआ तो मैंने गर्दन के इशारे से हाँ कर दी। वो आदमी फिर बोल उठा, यू कम वी गो। उसने वहाँ खड़ी एक साइकिल को सीधा किया और उस पर बैठ गया और मुझे इशारे से पीछे कैरियर पर बैठने के लिए बोला, पॉ सिट सिट। मैंने अपना बैकपैक टाइट किया और उसके पीछे दोनों टांगें दोनों तरफ लटका कर बैठ गया। दोनों ने पीछे से साइकिल पकड़ ली ताकि हम गिरे ना। मैंने स्माइल की और उन्होंने साइकिल को धक्का दे दिया और साइकिल चल पड़ी और वो दोनों मुझे टाटा करने लगे और मैं भी एक हाथ से टाटा करने लगा और दूसरे से साइकिल की सीट टाइटली पकड़ ली। टाटा के कुछ सेकंड्स के बाद ही साइकिल कच्चे रास्ते के पत्थरों पर ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ने लगी। इस पत्थरों के रोलर कोस्टर पर हम आगे जा रहे थे और मैं इस लोहे के कैरियर पर किसी तरह से अपनी गांड एडजस्ट कर रहा था। थोड़ी देर में हमने वो छोटी झोंपड़ी पार की। वहाँ एक बच्चा बाहर बैठा था और मुझे देख स्माइल की और टाटा करने लगा। मैंने भी साइकिल के कांटों वाले सिंहासन पर बैठे बैठे उसे स्माइल करी और साइकिल फिर डांस करती हुई आगे बढ़ती रही। कच्चे रास्ते पर साइकिल का लोहे का कैरियर मेरी गांड पर ऐसे प्रहार करना शुरू किया कि खून ही जम गया। अब ऐसे लगने लगा था जैसे गांड का छेद बंद ही होने वाला है और अब जिंदगी भर मुंह से ही हगूंगा। कुछ पल और आगे जाते ही उसने साइकिल एक पतली सी पगडंडी पर डाल दी। उसके साइड से मैंने देखा तो पास एक गांव दिखाई दिया। सरप्राइजिंगली वो पगडंडी सड़क से ज़्यादा स्मूथ थी तो मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो पास में दिखने वाला गांव दूर ही होता जा रहा था। मतलब जो मैं सोच रहा था कि हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, हमें कोई 20 मिनट लगे। अब तक साइकिल पर बैठे बैठे मैंने अपनी दोनों लातें पूरी तरह से खोल दी थी कि गांड लगी रही है तो पूरी खोल ही दो। और इस हालत में हमने गांव में एंटर किया। एंटर करते ही गांव के 2 कुत्ते मेरी टांग खाने की कोशिश करते हुए और भागते हुए हमारे पीछे भाग रहे थे। तभी 2 बच्चों ने उन्हें मार कर साइड किया। थोड़ा आगे बढ़ते ही गांव के लोग मुझे एक एलियन की तरह देखने लगे और साइकिल कच्चे पक्के घरों को क्रॉस करती हुई थोड़ी देर में एक अच्छे से बड़े घर के सामने जाकर रोक दी। फिर उसने उतरने का इशारा किया। अपनी पहाड़ सी हो गई कांड को संभालते हुए मैं नीचे उतरा ही था कि कोई 5-6 लोग आसपास इकट्ठे हो गए। मेरे दोस्त ने, अब दोस्त इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था और वही लग रहा था जो यहाँ दोस्ती के लायक है। मेरे दोस्त ने साइकिल साइड की दीवार से लगाई ही थी कि एक आदमी ने उससे आकर ज़ोर ज़ोर से बातें करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे और 10 लोग भी आ गए। घर में से कुछ लड़कियाँ, औरतें और बच्चे भी बाहर आ गए और कुछ ही मिनटों में गांव का एक बड़ा सा मिक्स क्राउड वहाँ आके खड़ा हो गया। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे और इतने में मैं घर की तरफ देखता हूँ। देखकर मुझे समझ आया कि वो आसपास का सबसे बड़ा घर था और काफ़ी पक्के टाइप का बना हुआ था और काफ़ी सारा वुडवर्क भी किया हुआ था। घर की बड़ी सी खिड़की से अंदर झांका तो एक छोटा सा आंगन भी बीच में दिखाई दिया। तो हो ना हो मेरा दोस्त काफ़ी अमीर टाइप का था। वहाँ खड़ी भीड़ के एटीट्यूड से तो मुझे लग ही गया था कि वो लोग मुझे यहाँ नहीं चाहते और मेरा दोस्त उन्हें कन्विंस कर रहा था कि ही इज़ नो प्रॉब्लम। फिर एक आदमी मेरे पास आया और पूछने लगा, यू वेयर सिटी? मैंने बॉम्बे बोला। वो फिर बोल उठा, कास्ट? मैंने कहा सिख। उसने भी सिख? मैंने कहा सरदार। मैं कटसट हूँ तो उसे मेरी बात पर विश्वास सा ना हुआ या उसे शायद समझ में नहीं आया। दिलेर मेहंदी का गाना बहुत फेमस हुआ और मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ में भी उसका गाना बहुत फेमस हुआ। तुनक 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 तुनक। मुझे दिलेर मेहंदी की तरह डांस करते हुए मैं तुनक तुनक कर रहा था और मुझे डांस करते और तुनक तुनक करते देख शायद उसे समझ आ गया। फिर उसने हाथ से इशारा किया और मेरा डांस बंद हो गया। यू वाई हेयर? मैंने कहा। ट्रैवल? उसे फिर समझ में नहीं आया। मैंने फिर कोशिश करी। घूमना फिरना, छुक छुक, ट्रेन, इंडिया, ट्रैवल, देखना। मेरी पीठ पे बैकपैक और मैं अपनी दर्द करती हुई गांड को कंट्रोल करता हुआ इशारों से उसे समझा रहा था और सब लोग मुझे अजीब सी हरकतें करते हुए देख रहे थे। तब मुझे वहाँ रोहित शेट्टी की गोलमाल फिल्म के तुषार कपूर जैसा फील हुआ।
उसकी कुछ ज़बान नहीं होती थी और वो इशारों से ही डांस कर रहा होता था और सब हंस रहे होते थे। लेकिन मेरा ये सीन कॉमेडी का ना होकर कान फाड़ू थ्रिलर हो चुका था। फिर सब लोगों की नज़रों को देखता हुआ मैंने अपने इशारे रोक लिए। थोड़ी देर तक साइलेंस हो गया, फिर सब कुत्तों की तरह हंसने लगे। मेरी भी शोले के कालिए की तरह थोड़ी सी हंसी निकल ही गई। फिर उन सब में से एक आगे आया जो शायद उनका मुखिया टाइप का था, जो हंस भी नहीं रहा था। उसने ज़ोर ज़ोर से तेलुगु में कुछ कहा। पास में बैठे कुत्ते भी वहाँ से भाग गए। मेरे पास खड़े होकर मेरे दोस्त ने उसे कुछ स्लो स्लो बोला। फिर मुखिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नेचुरली लाल थी, तो मेरी फटी हुई गांड उसको देखकर टोटली बंदी हो गई। उस मुखिया ने फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यू नाइट स्टे मॉर्निंग पा। और मैंने हाँ में सिर हिलाया और बोला, यस यस आई वन नाइट स्टैंड ओनली टुमारो गो गो। वो फिर ज़ोर ज़ोर से तेलुगु में कुछ बोला। मेरे दोस्त ने फिर मुझे समझाया, तुम किसी घर में नहीं जाएगी, स्लीप आउट नो इन। उस मुखिया के कुछ कहने पर घर के अंदर से फटाफट एक चारपाई आ गई। उस चारपाई को इशारा करते हुए वो फिर कुछ बोला और वहाँ से सबको लेकर चला गया। मेरे दोस्त ने इशारा करते हुए मुझे चारपाई पे बैठने के लिए बोला। मैंने अपना बैकपैक साइड पर रखा और चारपाई की तरफ कदम बढ़ाया। मेरा बैठने का अभी भी कोई मन नहीं था, क्योंकि गाड़ में अभी भी करंट सा दौड़ रहा था। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पर मैं स्लोली चारपाई पर बैठ ही गया। उसने आवाज़ लगाई और अंदर से उसकी वाइफ मेरे लिए छाछ लेकर आ गई। मेरा दोस्त साथ में बैठकर मेरे साथ छाछ पीने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जगह पर छाछ पी थी, लेकिन इस छाछ में तो अलग ही टेस्ट था। क्या फ्लेवर थे। मेरी पूरी आत्मा तृप्त हो गई और थोड़ी सी टेंशन कम हो गई। छाछ ख़त्म कर मुझे कुछ रिलैक्सेशन फील हुआ, क्योंकि जब से मैं स्टेशन पर उतरा था मेरी ज़िंदगी बूमरा और मेलकम मार्शल की फास्ट बॉलिंग की तरह मेडन ओवर पे ओवर डाल रही थी। मेरा बैट उठ ही नहीं पा रहा था। इतने में कुछ छोटे बच्चे वहाँ आ गए और मेरे को देखकर हंसने लगे। फिर मेरे दोस्त की वाइफ के साथ कुछ और लड़कियाँ भी आ गई और मेरे दोस्त से हंस कर मेरी तरफ इशारे कर बात करने लगे। अभी तक मैं बस स्माइल कर रहा था और सर हिला रहा था और साथ खड़े बच्चों के साथ कुछ कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख वो और ज़्यादा हंसने लगते थे। बस इसी तरह से पूरा दिन निकल गया। दोस्त ने गांव का चक्कर लगवाया, इधर उधर कुछ गांव का खाना खिलाया और फिर रात के 7 बज गए और उनका डिनर टाइम हो गया। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाकर अपने घर का खाना खिलाया। क्या खाना था, फिश, मटन, राइस, फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स। अब मुझे इस गांव में मज़ा आने लगा था। फिर सोचा अगले दिन किसी तरह से उस मुखिया से मिलकर यहाँ कुछ दिन रह लूँ, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। खाने के बाद मेरे दोस्त ने बताया कि सुबह 5 बजे हैदराबाद के लिए एक ट्रेन आएगी, वहाँ से मैं ट्रेन चेंज कर सकता हूँ। दोस्त के साथ यूं ही बात करते करते 1 घंटा और बीत गया, जिसमें हम दोनों को एक दूसरे की घंटा बातें समझ आ रही थी। लेकिन हम दोनों में एक रिलेशन डेवलप हो गया था। उससे मुझे एक अलग ही टाइप का सुकून मिल रहा था। फिर मुझे चादर तकिया देकर वो भी अंदर सोने चला गया। रात में खुले आसमान के नीचे एक अजीब सा नशा मिल रहा था। ताज़ी हवा के झोंके, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और यहाँ वहाँ जुगनू टिमटिमाते हुए उड़ रहे थे। अंधेरे की वजह से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। दूर दूर तक के तारे और सितारे सब अपनी लाइट से जैसे मुझे एक पोएम सी कह रहे हों। और इस खामोशी की सुंदरता में अगर ओल्ड मॉन्क साथ होती तो आत्मा ही तृप्त हो जाती। लेकिन फिर भी मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो मेरा दोस्त मुझे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उठा रहा था। उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा और खींचकर मुझे घर के अंदर ले गया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर हम एक खिड़की के साइड पर बैठ गए। मैं अभी भी सिचुएशन समझ नहीं सका था। फिर 2 गोलियों की आवाज़ आई तो मेरी फटी। मेरा दोस्त अभी भी खिड़की के छोटे से स्पेस में से बाहर देख रहा था। मैंने भी साथ वाली खिड़की के छेद से बाहर देखना शुरू कर दिया। फिर मेरा ध्यान कमरे की तरफ गया तो देखा दोस्त का परिवार एक कोने में आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
और उसकी पत्नी और बाकी की लड़कियां मुझे देखकर दबी हंसी हंस रही थी। फिर मैं साथ वाली खिड़की की छेद में से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा था, बस बाहर पड़ा बिस्तर और मेरा बैकपैक समझ में आ रहा था। फिर अंधेरे में मुझे कोई 5-6 साए से हिलते दिखे। फिर एक साए ने हवा में कोई फायर किया तो उसकी रोशनी में मुझे वो सब नेक्सल दिखाई दिए। अब आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो गई तो धीरे धीरे सब दिख रहा था। फिर एक नेक्सल ने फायर किया और कुछ ज़ोर ज़ोर से बोला। ऐसे लग रहा था कि वो लोग वहाँ वैसे ही घूमने फिरने आए हैं, कोई ऐसा एम टाइप नहीं था उन लोगों का। इतने में एक नेक्सल मेरे दोस्त के घर के पास आ गया। इससे पहले कुछ होता, उन नेक्सल्स में कुछ हड़बड़ी सी होने लगी। दोस्त के घर के बाहर खड़े नेक्सल ने मेरा बैग देखा। इतने में बाकी के नेक्सल कहीं से साइकिल उठा के ले आए और 3 साइकिलों पर वो बैठ कर निकलने लगे। तो उस एक आधे दिमाग वाले ने मेरा बैकपैक उठा लिया और चलता बना। उनके जाने के कोई 5-10 मिनट के बाद वहाँ से आर्मी के कुछ जवान गश्त लगाते हुए गाँव में घुस गए। फिर मेरे दोस्त के फेस पर स्माइल आई। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने दोस्त का मुस्कुराता चेहरा भी, कि तभी उसकी स्माइल मैजिकली गायब होने लगी और उसकी नज़र मेरे पीछे की तरफ गई। मैंने टेढ़ी आंखों से देखा तो एक राइफल के 2 छेद मेरी तरफ मुंह करते दिखे। उस दुनाली के छेदों में मुझे अंधकार दिखने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता मेरे दोस्त ने मेरा मुंह बंद कर दिया। बाहर आर्मी गश्त लगाकर चली गई और मुझे पता लगा कि 3 नेक्सल पिछले दरवाजे से अंदर आ गए। फिर मेरे दोस्त और नेक्सल के बीच में कुछ बातें शुरू हो गई तो वो नेक्सल कुछ पीछे की तरफ इशारे कर रहे थे। आर्मी से भागते वक्त शायद उनकी साइकिल पंक्चर हो गई थी तो वो पीछे से घर में घुस गए और अनचाहे में मैं उन्हें दिख गया। अब मेरे दोस्त और उन नेक्सल्स के बीच में वो सब बातें हो रही थी जो मैं पहले भी देख और सुन चुका था। तेलुगु समझ तो नहीं आती थी लेकिन अब मुझे इशारों से सब पता लग गया था कि वो क्या बातें हो रही हैं। जो पहले गांव वाले बोल रहे थे अब वही रिपीट मोड पर आ गया था। बस फर्क ये था कि अब मेरे सिर पर दुनाली रखी हुई थी। आर्मी वाले जा चुके थे तो अब नेक्सल्स को कोई डर नहीं था। फिर मुझे मुर्गा टाइप बनाकर एक कोने में बिठा दिया और बार बार अपनी बंदूक दिखा रहे थे कि तभी गांव का मुखिया वहां आ गया और वो भी उनकी बातों में ज्वाइन हो गया। अब मेरे सामने शायद मुझे मारे या जाने दे पर बहस हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहाँ बैठे बैठे मेरा सुबह की कांड का दर्द बढ़ गया था। फिर कोई 15 साल का लड़का भागता हुआ आया और जल्दी से दरवाजे और लाइट्स बंद कर दी और नेक्सल ने मेरे मुंह के अंदर उस दुनाली का मुंह डाल दिया। ये मेरी ज़िंदगी का वो फ्रेंच किस था जिसमें लिपस्टिक की जगह उस दुनाली से मरी हुई आत्माओं का टेस्ट आ रहा था। कुछ मिनटों में आर्मी के कुछ और जवान जीप में भर के गाँव के अंदर आ गए, लेकिन गाँव में मामला कुछ ठंडा टाइप था, जैसे ये वहाँ रोज़ का काम है। बट मेरे दोस्त के घर में सिचुएशन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। आर्मी की जीप जाने के कुछ पल के बाद नेक्सल ने कुछ बोला और दुनाली मेरे ऊपर से हट गई। फिर मुखिया ने कुछ कहा, फिर मेरे दोस्त ने तुनक तुनक करके कुछ बोला। फिर नेक्सल ने मेरी तरफ देखा और स्माइल की। उसने फिर मेरे दोस्त को कुछ कहा और उसने मुझे ट्रांसलेट किया। यू सिंग तुनक तुनक, ही लाइक दैट सॉन्ग। मैंने एक दबी स्माइल की और खड़ा हो गया। फिर मैं दिलेर मेहंदी की तरह तुनक तुनक गाना गाने और नाचने लगा। वहाँ बैठे नेक्सल्स मुझे देखकर हंसे जा रहे थे और शायद एंजॉय भी कर रहे थे। इतनी देर में साइकिल की घंटी बजी और बाहर 2 साइकिल्स आ गई। एक नेक्सल ने मेरी पीठ थपथपाई और फिर सबको अलविदा किया और साइकिल लेकर निकल गए। सब कुछ ठंडा हो गया था। मुखिया अपने घर चला गया और दोस्त ने मुझे घर के अंदर ही एक बिस्तर लगाकर दे दिया। मेरा पैसा और एटीएम कार्ड सब बैकपैक में था और वो भी गायब हो गया था। ये सोचते सोचते कि सुबह से मेरी गांड ही लगी जा रही है, किसी तरह से मैं फिर से सो गया और सुबह कोई 4 बजे पूरे गांव के साथ उठ गया था। मेरा दोस्त मेरे पास चाय लेकर आया और साथ में कुछ होममेड स्नैक्स भी था। मैंने चाय पी और वो फिर तैयार होकर अपनी साइकिल लेकर आ गया। मैंने सबको अपने स्टाइल में थैंक यू किया और अपनी लातों को खोल कान भरवाने के लिए फिर से साइकिल पर बैठ गया। लेकिन अब मेरा प्यारा बैकपैक मेरे साथ नहीं था।
उसने हम दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे बचाने के लिए वो अपनी राह चल पड़ा। इस बार गांव के कुत्ते मेरे पीछे नहीं पड़े और आधे घंटे में हम स्टेशन पहुंच गए। मुझे देखकर स्टेशन मास्टर वहां आया और स्माइल करते हुए हेलो किया। मैंने भी स्माइल किया। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो टिकट तो लेनी नहीं थी, बस अब ट्रेन के आने की वेट हो रही थी। इतने में मेरा दोस्त टिकट खिड़की से मेरे लिए टिकट ले आया और टिकट के साथ 300 रुपये मुझे देने लगा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। ऐसे ही वहाँ बातें करते हुए टाइम बीत गया और ट्रेन आ गई। फिर मैंने स्टेशन का फ़ोन नंबर लिया और दोस्त को हक करने के बाद ट्रेन पर चढ़ गया और हैदराबाद पहुँच गया। हैदराबाद पहुंचकर अपने बैंक से कुछ पैसे निकाले और कुछ कपड़े लिए। फिर स्टेशन गया और कलकत्ता के ट्रेन की टिकट ली वाया हनुमानगढ़ स्टेशन। 2 दिन बाद मेरी ट्रेन थी और ट्रेन लेने से पहले हनुमानगढ़ स्टेशन पर मैंने फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ। पता नहीं उस स्टेशन मास्टर को समझ आया या नहीं, बट आई हैड नो चॉइस। हनुमानगढ़ पहुंचकर मेरा दोस्त वहीं मिला, तो मैंने उसे ज़ोर से हक किया और ज़बरदस्ती उसके पैसे वापस दिए और कुछ गिफ्ट्स जो उसके घर के लिए मैंने लिए थे। लेकिन उसके पास मेरे लिए भी कुछ सरप्राइज़ था। वो स्टेशन के कमरे में गया और मेरा बैकपैक उठा लाया। बैकपैक देखते ही मुझे अपना पार्टनर मिल गया। मैंने अपना बैकपैक लिया और स्टेशन मास्टर और फ्रेंड को हक किया और चलती ट्रेन पर चढ़ गया। जब तक हम आंखों से ओझल नहीं हो गए, मैं उन दोनों को टाटा करता रहा। फिर मैंने बैकपैक चेक किया तो मेरा सब कुछ वैसे ही था, कुछ भी मिसिंग नहीं था। इस बैकपैक और मेरा कुछ 5 साल से ऊपर का साथ था और अब उस नक्सलाइट्स के सब ठिकाने इसे मालूम थे जो आर्मी को भी नहीं पता थे। लेकिन हमारा सफ़र अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद मैंने बैकपैक के साइड का जिपर टॉवल निकालने के लिए खोला तो मेरे टॉवल में मेरे फ्रेंड की सिस्टर की फ़ोटो थी। उसके पीछे तेलुगु में कुछ लिखा था और लिपस्टिक से किस का निशान बना हुआ था। मेरे फ्रेंड की बहन को पिक्चरों का बहुत शौक था। वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं बॉम्बे से हूँ तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। फिर मेरी ट्रेन आगे बढ़ गई और उसकी बहन तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत बड़ी स्टार एक्ट्रेस है। लेकिन मेरा अभी उस ट्रेन पर सफ़र बाकी था। टिकट तो मैंने ले ली थी, मंजिल तय नहीं की थी।